चलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्या ज्यादा हो गई है क्लासेस आज? ठीक है, चलो जल्दी से वापस आ जाओ अपनी अपनी सीट पे। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज थोड़ा सा और हम वही कल हमने डाटा इंटरप्रिटेशन सीखा था कि डाटा को इंटरप्रेट कैसे करना है, और इन डाटास का मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बताया कि क्या है इन डाटा का मतलब, और एनालिसिस भी मैंने काफी आपको डीप इनसाइट दिया था इस डाटा के एनालिसिस में, क्योंकि अब ये इस एनालिसिस को आपको आंसर में यूज करना है। ठीक है, और आगे मैं अभी ये डाटा आप याद रखना, आगे चल के हम इस डाटे को ना, जो हम एग्रीकल्चरल इश्यूज पढ़ेंगे वहां पर हम ये डाटा का काफी यूज करेंगे, तो डाटा आप लोग याद करते जाओ। ठीक है, तो एक बार फटाफट ये टेबल रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कौन कौन आ गया? गुड इवनिंग वर्षा, इशरत, श्रद्धा, प्रेम, अदिति, वेलकम बैक। अदिति और प्रेम 2-3 दिन से कहाँ थे आप लोग? हाँ, छुट्टी ज्यादा लंबी चल गई क्यों? सैटरडे फीवर रहा सबको, है ना? सैटरडे संडे मंडे 3 दिन मजे, राइट? चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। फटाफट ये टेबल रिवाइज करो। कल मैंने आपको बताया था ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया 78% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ स्टेट,
दैट इज 240.5 लाख हेक्टेयर। ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया, ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया मतलब 2 मिनट में रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमपी का ये एरिया है, ये टोटल लैंड है एमपी का, ठीक है। ओके ठीक है, पढ़ते रहो, अच्छी चीज ये है कि रिकॉर्डेड देखी ना, ठीक है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके नो प्रॉब्लम प्रेम। अब स्टार्ट करते हैं, जल्दी से, आप लोग नहीं आए थे ना तो एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया मतलब समझ लो ये टोटल एरिया है एमपी का, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है एमपी का, ठीक है, ये एमपी स्टेट है। एग्जैक्टली ये शेप तो नहीं है स्टेट का, बट समझो। ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया मतलब इसमें से कितना एरिया आप यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर के लिए। तो सपोज ये एरिया आप यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर के लिए, कर रहे हो नहीं कर रहे हो इस बात से अभी कोई लेना देना नहीं है हमें, आप यूज कर सकते हो कि नहीं इस बात से लेना देना है। इतना एरिया यूज हो सकता है, मतलब अगर आप खींच तान के मैक्सिमम एरिया भी अगर आप यूज करना चाहो तो जो एरिया यूज कर सकते हो आप उसको बोलते हो ग्रॉस, ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया, ठीक है, कल हमने देखा था। अब इतने एरिया में से जरूरी थोड़ी आप पूरा यूज करो, तो अब इसमें से आप जितने एरिया पे एक्चुअली खेती करी है आपने मैक्सिमम एरिया पे, वो हो जाएगा आपका क्या, क्या हो जाएगा वो, नेट सोन एरिया। नहीं, नेट सोन एरिया मतलब यहां पर आपने खेती करी है, ये हो गया आपका नेट सोन एरिया, ठीक है। ये मैक्सिमम एरिया है जिसपे अभी एमपी में खेती हो रही है, तो ये नेट सोन एरिया, ये वाला आपका ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया, और ये टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक। अब इधर आ जाओ, एक और कॉन्सेप्ट आता है कि भाई नेट सोन एरिया तो ये हो गया, फिर ग्रॉस सोन एरिया क्या होता है, ठीक है, कल हमने देखा था ग्रॉस सोन एरिया मतलब, अब यहां पर वही ग्रॉस सोन एरिया मतलब कि चलो एक सीजन में आपने समझ, फॉर एग्जांपल राबी के सीजन में, राबी के सीजन में आपका नेट कल्टीवेबल एरिया ये पूरा था, इतने एरिया पर मैक्सिमम खेती हो सकती थी, या इस एरिया पे मैक्सिमम खेती हुई है। अब जरूरी तो नहीं है अगले सीजन में इन सारे एरिया पे खेती हो, कुछ एक समझ लो सोयाबीन की फसल एकदम पिट रही है, कुछ किसान नहीं उगाएंगे सोयाबीन, कुछ छोड़ देंगे लैंड खाली की यार चलो एक ही फसल ले ली, तो दोबारा से समझ लो इतने लोगों ने इस पर खेती कर ली, ठीक है। तो समझ लो फॉर एग्जांपल 158 लाख हेक्टेयर पे पहले पहले सीजन में खेती हुई, ये नेट सोन एरिया है। सेकंड सीजन में अब बहुत सारे किसानों ने सोचा अब खेती नहीं करनी है, हो सकता है 100 लाख हेक्टेयर पे अब फसल उगाई गई, ठीक है। तो नेक्स्ट सीजन पे इसी ये दोबारा एरिया में अपन ने नेट सोन एरिया को पूरा नहीं बोया, अपन ने अगली बार सिर्फ अपन ने 100 लाख हेक्टेयर ही बोया, पहले 158 लाख, तो ये आपका नेट सोन एरिया हो गया। अब इसमें 100 लाख और जोड़ा सिर्फ आपने, कि 100 लाख पे करा 150 में से, मतलब 58 लाख हेक्टेयर आपने खाली छोड़ दी किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। पहला एक एक एटलीस्ट एक फसल तो ली थी पर आपने इससे, तो ये हो गया आपका क्या 258 लाख हेक्टेयर, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया ग्रॉस सोन एरिया, ठीक है, ग्रॉस सोन एरिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है, इस फिगर से हमने देखा था कल, व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब ये होता है एक जमीन से, वही ये जो आपका ये जो जमीन है जिसपे आप खेती कर सकते हो, उससे एक सीजन में आप कितनी बार फसल ले रहे हो। अगर आप एक सीजन में 2 बार फसल लोगे पूरे एरिया से, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% आ जाएगी, मतलब कि 158 लेकर लाख हेक्टेयर में आपने 2 बार फसल लगा ली पूरे पूरे में, तो 158 इंटू 2 कर दो, तो आपका ग्रॉस सोन एरिया कितना हो जाएगा 158 इंटू 2 मतलब कि 316 लाख हेक्टेयर, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% हो गई। मतलब दोबारा आप कितना खेती 2 बार आप मतलब सीजन में कितनी बार खेती कर रहे हो, एक एक जमीन से आप सीजन में कितनी बार खेती कर रहे हो, वो बताती है आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी क्रॉपिंग इंटेंसिटी उतना अच्छा है, क्योंकि भाई अगर 200% है मतलब जो टोटल नेट सोन एरिया है जितना भी आप बो रहे हो साल में, उससे 2 बार फसल ले रहे हो आप। अगर 300% है तो और मजा आ जाएगा, 3 बार ले रहे हो। तो समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस सोन एरिया, नेट सोन एरिया एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है। हाँ, एक ही लैंड एरिया पे कितनी बार फसल निकली वो है ग्रॉस सोन एरिया, क्योंकि नेट शोन एक बार आपने टोटल कितनी फसल उगाई वो हो गया नेट शोन, कल मैंने काफी अच्छे से इसको बताया था, ठीक है। नेट शोन मतलब आपने एक बार में मैक्सिमम कितनी जगह पे आप खेती कर सकते हो, ठीक है, कितनी खेती हो रही है मैक्सिमम एक बार में, कितनी खेती हो रही है, तो ये हो गया आपका पूरा क्या
नेट शोन एरिया कौन सा, ये वाला, ये जो बॉक्स है ये वाला, ये हो गया आपका नेट शोन एरिया। इस पे आप मैक्सिमम खेती कर रहे हो एमपी में। कर सकते थे ये तो ग्रॉस कल्टेबल एरिया, इतने एरिया पे कर सकते थे, बट एक्चुअल हो कितने में रही है, नेट शोन एरिया में। अब नेट शोन एरिया में अगर एक बार हो रही है साल भर में तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100%। अगर नेट शोन एरिया में पूरे पूरे में अगर आपने 2 बार फसल ले ली तो 200%, 3 बार ले ली तो 300%। क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड लिमिटेड है, तो अगर हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो किसान की इनकम बढ़ सकती है ना, क्योंकि वो एक बार में 2 फसल लेने लगेगा। और अच्छी अगर आपने फैसिलिटीज दे दी उसको, तो अभी तो राबी सीजन में ले रहा, खरीफ में ले रहा, जेद में भी लेने लगे तो 3 बार लेने लगेगा, तो बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा, उसकी इनकम बढ़ जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए, डिजायरेबल है हाई रखना आपको अभी, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन नीड्स एज वेल एज द ग्रोइंग इनकम नीड्स ऑफ द फार्मर। दोनों तरफ से क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाई रखना हमको जरूरी है। ओके हाँ, टोटल कितने एरिया में किया, वो ग्रॉस सोन एरिया होगा भाई। 158 लाख हेक्टेयर नेट सोन एरिया हो गया, ग्रॉस सोन एरिया मतलब अब 158 को आपने 2 बार दोबारा कितना करा, ये देखो भाई, ये समझ लो इतने एरिया में आपकी खेती हुई पहली बार में, ठीक, ये इतने एरिया में खेती हो रही है एमपी में, नेट सोन एरिया हो गया, ये एक सीजन में हुआ। अब दूसरे सीजन में जरूरी नहीं है ना कि ये पूरे एरिया में हुई, वो तो मैक्सिमम साल भर में मैक्सिमम एक सीजन में कितना एरिया यूज हुआ खेती के लिए, वो हो गया नेट सोन एरिया। पर एक ही सीजन होता है क्या साल भर में खेती के, कम से कम 3 सीजन होते हैं, 3 सीजनल क्रॉप्स हैं। तो सबसे ज्यादा जिस सीजन में अपन ने लैंड को यूज करा किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, वो हो गया नेट सोन एरिया। फिर दोबारा से आप उसको बोओगे तो दोबारा से जितने इस एरिया पे जितने एरिया को आपने बोया, क्योंकि क्या है अपने इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है कि आप एक एक जमीन से 3 बार क्रॉप ले सको या 2 बार ले सको। बहुत सारे किसान ऐसे रहते हैं जहां तक इरिगेशन फैसिलिटीज ही नहीं पहुंच पाई, तो क्या होगा, वो सिर्फ खरीफ की क्रॉप लेते हैं, मानसून क्रॉप खरीफ वाली, राबी फसल को ऐसी छोड़ दी। या कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई अब सोयाबीन एक मेन अपनी खरीफ क्रॉप था, कैश क्रॉप एमपी का, अब कुछ लोग उसके भरोसे ही रहते थे, सोयाबीन के भरोसे, क्योंकि उनका लैंड भी कंड्यूसिव था सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए। अब पता चला प्रोडक्शन इतना डाउन है कि लोगों का खर्च ही नहीं निकल रहा, तो लोग अब दोबारा से उस जमीन को मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, खाली छोड़ दे रहे हैं, बो ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा रहे उस पर, तो सिर्फ एक ही सीजन पे फसल ली, तो ग्रॉस सोन एरिया में कम हो जाएगा ना वो। तो ग्रॉस सोन एरिया अपने को हाई करना है, क्योंकि जितना ज्यादा ग्रॉस सोन एरिया होगा उतनी ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगी, ठीक है। तो दिस इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो फिर भी आप ये देखो 182% इज वेरी वेरी हाई फॉर एमपी अकॉर्डिंग टू आरबीआई। 2021-22 2020-21 का फिगर है ये, शायद 20-21 का फिगर है, आई थिंक लेटेस्ट फिगर है ये, 2019 का नहीं है, सॉरी मैंने गलत डाल दिया इसको, ये 2019 हटा देना आप, ये फिगर है आपका 20-21 का अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट। अब आपको लगेगा ये बैंक ये सब काम क्या करने लगा, आरबीआई ये सब डाटा भी रखता है, ठीक है, उनकी साइट पर डला हुआ है। तो 182% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, मतलब आप ये देखो एक मतलब एक साल में एक जमीन से 1.82 टाइम्स फसल ले रहे हैं लोग बाग, कितना हाई है। मतलब 82% लोग ऐसे हैं, ये इसका मतलब ये हो गया 82% लोग ऐसे हैं एमपी में जो एक साल में 2 फसल ले रहे हैं एक खेत से, ये देखो। और 18% लोग ऐसे हैं, क्योंकि 100-200 में से आप 18 और करोगे तो 200% हो जाएगा, तो 18% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक फसल लेते हैं। तो ये नंबर बहुत अच्छा है एक्चुअली, यू हैव टू फील प्राउड ऑफ दिस नंबर। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट वी, देखो मेजोरिटी ऑफ अवर पॉपुलेशन वो 2 फसल ले पा रही है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करोगे तो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी अराउंड 140% के आसपास है, और चाइना की 160% के आसपास है। चाइना के पास अगर एब्सोल्यूट नंबर में एग्रीकल्चर लैंड आप देखोगे ना, कि अगर आप जैसे 100 लाख हेक्टेयर, 500 लाख हेक्टेयर, 600 लाख हेक्टेयर, अगर आप ऐसा देखोगे तो इंडिया से कम है चाइना के पास लैंड खेती करने के लिए, बट उनकी प्रोडक्टिविटी इंडिया से ज्यादा है, उनकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया से ज्यादा है। तो यहां पर ये फिगर आपके लिए एमपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस फिगर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई। मतलब जब पहली बार मैंने ये फिगर देखा था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि 182% है क्रॉपिंग इंटेंसिटी एमपी की लेटेस्ट में। अभी तक आपको बुक्स में मिलेगी 150-150% के आसपास, बट यू सी अकॉर्डिंग टू आरबीआई 182% आ रही है।
तो दिस इज अ वेरी हाई फिगर, याद रखना आप लोग इसको, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखो, अब नेट इरिगेटेड एरिया मतलब क्या हुआ? नेट इरिगेटेड एरिया मतलब भी वही हो गया कि कितने एरिया में आपको सिंचाई मिल रही है। नेट सोन एरिया है 158 लाख हेक्टेयर, तो उसमें से आप ये देखो 128 लाख हेक्टेयर में आपने पानी की व्यवस्था करवा दी है। सिर्फ 30 लाख हेक्टेयर ही बचा है आपका जिसमें आपको पानी की व्यवस्था करानी है। अ वेरी हाई फिगर, वेरी हाई फिगर। तो अगर आपको ये बोलना है कि गवर्नमेंट का जो स्कीम्स वगैरह चल रही थी एमपी में, इरिगेशन स्कीम्स वगैरह भी, वो फेलियर है, टोटल फेलियर है क्या, अटर फेलियर है क्या? नहीं है, इट इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई फिगर। अब आप नेट सोन एरिया के अगर आप परसेंटेज निकाल लोगे तो 70% से ऊपर एमपी का जो इरिगेशन हो गया, वो क्या हो गया, इरिगेटेड हो गया। इट इज अ वेरी वेरी हाई फिगर एंड वेरी गुड थिंग फॉर एमपी। तो एक इंपॉर्टेंट ये भी कैरेक्टरिस्टिक है एमपी का एग्रीकल्चर का। Nowadays we are having a very good cropping intensity, a very good net irrigated area. अब ग्रॉस इरिगेटेड एरिया की अगर आप बात करोगे, अब दिक्कत थोड़ी सी यही है, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया हमारा कम है। मतलब सरकार सीजन में सिर्फ एक बार ही पानी पहुंचा पा रही है। क्यों? क्योंकि आप ये देखो, क्रॉपिंग हमारा करीब 299 लाख हेक्टेयर ग्रॉस सोन एरिया है। मतलब 299 लाख हेक्टेयर में आप खेती कर रहे हो साल भर में, उसमें से साल भर में पानी कितने को आ रहा है? 162 लाख हेक्टेयर जमीन पे। तो ये थोड़ा सा कम है, ये बढ़ाना चाहिए। मतलब सरकार पूरे साल भर पानी की व्यवस्था नहीं दे पा रही है लोगों को। तो अगर ये ग्रॉस इरिगेशन एरिया बढ़ जाएगा तो और प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ सकती है। तो आप एक बात याद रखना बच्चों, एमपी के साथ दिक्कत क्या है, आपने ये देख लिया इससे कि एमपी में एग्रीकल्चर बहुत डोमिनेंट है, इतना इतना बढ़िया क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ठीक है, और इतना सारा लैंड आप यूज कर रहे हो। 158 लाख हेक्टेयर इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड। इतना बड़ा लैंड है, इतनी ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, उसके बाद भी फार्मर्स की इनकम क्यों नहीं है ज्यादा? पंजाब हरियाणा के सामने हम कुछ नहीं है भाई। पंजाब हरियाणा के किसान आप देखो, वीडियोस देखे आपने, ऑडी वॉडी से घूमते रहते हैं, ठीक है, पंजाबी गाने, क्या करते हो लोग एक एकड़ लैंड बेच दो, ऑडी में घूम रहे हैं। तो वाई वाई दे आर रिच? कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? सब कुछ तो एमपी में बढ़िया बढ़िया हो रहा है, अब तो चीजें अच्छी हो रही हैं। आगे बढ़ाऊंगा इश्यूज में। तो दिक्कत यहाँ पे आ रही है प्रोडक्टिविटी की। हमारी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बहुत लो है एमपी की, ये है बहुत बड़ा इशू एमपी में। उसके अलावा दूसरा इशू ये है कि जो लैंड होल्डिंग्स है, लैंड होल्डिंग का इशू है। हमारे यहाँ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं, छोटे छोटे किसान, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं हो पा रही है। ठीक है, बढ़ाता हूं आगे। अभी तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें देखो आप लोग, थोड़ी तारीफ भी तो करनी है हमें अपनी स्टेट की। तो अच्छी अच्छी बातें ये है, ठीक है। टोटल कल्टीवेबल वेस्टलैंड है अपना 9.6 लाख हेक्टेयर। कल्टीवेबल वेस्टलैंड मतलब क्या होता है? कल्टीवेबल वेस्टलैंड मतलब ये होता है कि इस जमीन, ये जमीन का टुकड़ा पड़ा है, यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, कोई यूज नहीं हो रहा, फालतू पड़ा है। इसको अगर आप थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दोगे, मतलब यहाँ आपने पानी पहुंचा दिया, ठीक है, ये कचड़ा वचड़ा डाला होगा वो सब हटा दिया आपने, तो इस लैंड को आप खेती के लिए यूज कर सकते हो। तो करीब करीब ये 9.5 लाख हेक्टेयर और अपने को लैंड मिल जाएगा। अगर इसको अपन ने यूज कर लिया ना, तो जो अभी हमारा 158 लाख हेक्टेयर है नेट इरिगेटेड एरिया, उसको करीब करीब 10 लाख हेक्टेयर और बढ़ा सकते हैं हम। तो एक बड़ी अच्छी चीज है ये कि भाई कल्टी एक एक्स्ट्रा लैंड पड़ा है हमारे पास। सिर्फ इतना ही कर सकते हो आप, खींचतान के इतना ही ला सकते हो अभी इस समय आप एमपी का नेट जोन एरिया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा का लैंड है हमारे पास जो पड़ा हुआ है। आ, तो ये हो गया। अब आ जाओ प्रॉपर, अब हम एक एक करके क्रॉप्स के बारे में, थोड़े से क्रॉप्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं और समझते हैं क्या पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है एमपी का। थोड़ा ब्रीफ में देखने वाले हैं, मैं क्रॉप की ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं क्योंकि वो फिर आप ज्योग्राफी लेक्चर्स में देखोगे ज्यादा डिटेल। ठीक है, यहां पर मैं आपको सिर्फ एनालिसिस देने वाला हूं जो आपके काम आएगा, ठीक है। आ जाओ भाई, मेजर क्रॉप्स ऑफ एमपी। अर्लियर इट यूज टू बी सोयाबीन पहली चीज हम सोयाबीन पढ़ते हैं, बट अभी क्या है, वीट है। क्यों? वीट को एमपी ने बहुत प्रमोट करा, आपको पता है बीच में एमपी गवर्नमेंट ने वीट के प्रोडक्शन पे बोनस देना चालू करा था। मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आपसे वो वीट खरीद भी लेगी, और अगर एक आपने जितना भी प्रोडक्शन करा है ना एमएसपी के अलावा, हर 100 लाख जो आपका प्रोडक्शन आ रहा है, जितना भी आपका प्रोडक्शन है, उस पर एक्स्ट्रा पैसे भी दे रही थी सरकार एज अ बोनस। तो अभी आपने देखा होगा एमपी में विवाद भी चल रहे हैं, कमलनाथ आए दिन बोलते हैं कि ये सरकार अब बोनस क्यों नहीं दे रही किसानों को, अगर किसान का हित चाहती है तो।
पहले क्यों देते थे बोनस, अभी बोनस नहीं मिल रहा है, तो ये एक बहुत हॉट मुद्दा है इस समय। तो क्या हो रहा था, पहले वीट का प्रोडक्शन, भाई आप क्या कर रहे हो, एमएसपी में खरीद भी रहे हो, बोनस भी दे रहे हो, तो एक बहुत पुश मिला वीट प्रोडक्शन में इससे। ठीक है, कितनी बार एमपी को एज अ बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, वीट के प्रोडक्शन में, ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 रहा कितने टाइम तक, बिकॉज ऑफ दिस पुश। नंबर 1 तो नहीं, नंबर 2 रहा, और एक सिग्निफिकेंट, हाँ, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग, इतनी हाई, अपनी जो एग्रीकल्चरल रेट इतना हाई था ना, उसके लिए मिला, आई थिंक 5-6 बार मिल चुका है, हाँ, छह बार हो गया। ठीक है, तो देखो वीट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप ऑफ एमपी इन टर्म्स ऑफ सोन एरिया एज वेल एज प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप कौन सा है, तो आप सोन एरिया मतलब समझ गए ना, राबी के सीजन में बहुत एक सिग्निफिकेंट एरिया में हम वीट लगाते हैं। उसके अलावा प्रोडक्शन वाइज भी बहुत सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन आता है एमपी का। कैसे, आप ये देखो कि एमपी इज इन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एमपी सेकंड नंबर पे ऑल ओवर इंडिया। वीट के प्रोडक्शन में भी एमपी सेकंड नंबर पे ऑल ओवर इंडिया, लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 22-23, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। तो एक, और आप 20-21 का फिगर देखो, 20-21 का फिगर ये है अकॉर्डिंग टू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आरबीआई, आप ये देखो 20-21 में हमने 181 लाख प्रोडक्शन करा था वीट का। ठीक है, 61 लाख हेक्टेयर्स में, अ वेरी हाई फिगर। 61 लाख हेक्टेयर्स में आप आउट ऑफ 158 लाख हेक्टेयर, 61 लाख हेक्टेयर में आपने वीट लगाया था, और वहां से आपको प्रोडक्शन आया 181 लाख हेक्टेयर का। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो उसके अलावा वीट इज अ मेजर इरिगेटेड क्रॉप ऑफ एमपी, और 50.3% ऑफ टोटल इरिगेशन एरिया ऑफ स्टेट कम्स अंडर वीट। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, आप ये देखो कि जो एमपी का इरिगेटेड एरिया था वो आई थिंक 126 लाख हेक्टेयर के आसपास है, 126 लाख हेक्टेयर के आसपास है। उसमें से आप जो इरिगेटेड एरिया था टोटल 126 लाख नेट इरिगेटेड एरिया, उसमें से आप ये देखो 61 लाख हेक्टेयर में, मतलब अराउंड 50% एरिया में आप वीट लगा रहे हो। तो इसलिए वीट का प्रोडक्शन, उसके अलावा फिर आप क्या चना वगैरह, चना और ये उड़द उड़द टाइप की चीजें भी लगा देते हो आप, चना उड़द नहीं, मस्टर्ड वगैरह, मस्टर्ड भी काफी ज्यादा एरिया में बोई जा रही है एमपी में अब। तो आप ये देखो नेट इरिगेटेड, तो देखो नेट शोन एरिया में तो क्या है, पानी भी होगा नहीं भी होगा, बट आप नेट इरिगेटेड एरिया का 50% में हम वीट लगा रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप बन जाता है एमपी का। ठीक है, अब इसके अलावा कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, ये राबी क्रॉप है, अब ये आपको ज्योग्राफी में ही देख लेना, ये आई थिंक आपने इंडियन ज्योग्राफी में ही पढ़ी होगी, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सी सॉइल चाहिए इस टाइप से, वो एक अलग चीज हो गई आपके लिए। अभी सिर्फ एनालिसिस देखो, इट इज मेनली कल्टीवेटेड इन एल्यूवियल एंड ब्लैक सॉइल ऑफ चंबल। हाँ, यहाँ पर एमपी में जरूरी चीज ये आपको याद रखने की, ये चंबल वैली और नर्मदा वैली, ये दो जगह ये दो जो है दे आर इंपॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल, और मेजर तो ये एल्यूवियल सॉइल के लिए बहुत अच्छा उगता है वीट, तो यूपी नंबर 1 है इसीलिए वीट प्रोडक्शन में, बिकॉज दे हैड आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन एज वेल एज द सॉइल टाइप फॉर प्रोडक्शन ऑफ वीट। ठीक है, और मालवा रीजन, ये 3 रीजन इंपॉर्टेंट है वीट प्रोडक्शन के लिए, चंबल, नर्मदा एंड मालवा। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनिक वीट, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ हो रही है अभी, परंपरागत कृषि विकास योजना स्टार्ट हुई थी, आगे पढ़ेंगे हम। तो परंपरागत कृषि विकास योजना में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को पुश मिला है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आगे पढ़ेंगे क्या होती। तो उसमें आप ये देखो सीहोर, सागर, विदिशा और उज्जैन डिस्ट्रिक्ट जो है वो दे आर फेमस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ वीट राइट नाउ, सीहोर, सागर, उज्जैन एंड विदिशा। अब आप मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज देखो, मालवा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मालवा डिस्ट्रिक्ट मैंने बोला था ईस्टर्न मालवा डिस्ट्रिक्ट बेसिकली ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, गुना, विदिशा एक्सेट्रा। अदर डिस्ट्रिक्ट में भी सागर, जबलपुर, विदिशा, कटनी, आई थिंक क्या है, क्योंकि आप ये देखो यहाँ पर, क्या छोड़ो अभी छोड़ो इसको, एरिया ऑफ वीट टू टोटल क्रॉप एरिया इज 17% एंड इट्स शेयर इन टोटल प्रोडक्शन इज 21%। मतलब आप ये देखो जो एमपी का टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी क्रॉप आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें 21% आप गेहूं उगा रहे हो। ठीक है, और जो है वीट का एरिया टोटल क्रॉप एरिया का भी 17% आ रहा है। ठीक, तो मतलब जो टोटल एरिया जिसमें आप क्रॉप
लगा रहे हो, मतलब उसका आप 17% वीट के एरिया में यूज कर रहे हो। तो ये ठीक है, इतना फिगर याद नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यस वीट इज अ इंपॉर्टेंट क्रॉप। अब ये 4-6 स्टैटिस्टिक्स है, एक दो भी याद रह गए तो आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। अब वीट इज अ मेजर इरिगेटेड क्रॉप ऑफ एमपी 50%, ये तो मैंने बता ही दिया था। देखो सेकंड इन वीट प्रोडक्शन इन इंडिया, ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, ठीक है। कोशिश ये करना है यार, इस टाइप के जो फिगर आप दे रहे हो सेकंड इन वीट प्रोडक्शन, तो यहां पर आप सोर्स लिख दो कि भाई ये इकोनॉमिक सर्वे का सोर्स है, ठीक है। और ये वाला जैसे कि आपका ये वाला हो गया, ये आरबीआई का सोर्स है, 2021 का डाटा। ये मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाना, ताकि अगर आप ये इस तरीके से फिर लिखोगे ना, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, इन 22-21 181 लाख ऑफ व्हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 61 लाख हेक्टेयर्स। फिर तो ये यहाँ पे आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी डाटा की। तो इस डाटा से, ये जो डाटा था, इस डाटा से हमने ये मतलब निकाला कि जो 50% एरिया है एमपी का, इरिगेटेड एरिया टोटल एमपी का, वो वीट के प्रोडक्शन में काम आ रहा है। उस डाटा से हमने ये इन्फर कर लिया वाला डाटा, ये वाली न्यूज, ये वाला स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट वीट। ये देख लो टॉप 3 प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, ये डाटा आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एक आध दो डिस्ट्रिक्ट का तो याद रखो क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो देखो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो कि वीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो है होशंगाबाद, उज्जैन और रायसेन। उन्होंने देखो, अरे यार ये, हाँ ये एक बात याद रखना, अभी तक जो हम डेटा पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ा था इसके पहली वाली क्लासेस में लाख हेक्टेयर का। यहां पर ये 1000 हेक्टेयर, 1000 टन, 1000 हेक्टेयर और 1000 टन। हम अभी तक लाख हेक्टेयर और लाख टन पढ़ रहे थे ना, अब ये 1000 हेक्टेयर आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भाई अब अपन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रहे हैं, अभी हम ऑल ओवर एमपी का देख रहे थे तो 1000 में तो बहुत लंबे फिगर जाते हैं। तो अब आप ये 1000, तो इसलिए लाख में देख रहे थे, अब ये 1000 में है। तो होशंगाबाद में देखो 260,000 प्रोडक्शन था, 260,000 हेक्टेयर में 1105 लाख 1000 टन। तो करीब 1100 टन वीट प्रोडक्शन करा था होशंगाबाद ने 207,000 हेक्टेयर में। 207,000 हेक्टेयर मतलब कि 2.6 लाख हेक्टेयर में 11 लाख टन का प्रोडक्शन है। 2 जीरो इस तरफ कर दो तो लाख में आ जाएगा, ये इस तरफ 2 जीरो लगा दिए तो ये, तो 2.5 लाख हेक्टेयर, 2.5 लाख हेक्टेयर में 8.5 लाख, 8.8 लाख। आप यहाँ पर एक चीज ये समझो, आप काम की आपके लिए चीज ये है जो मैंने आपको बताया। आप ये देखो इतने बड़े एरिया में आपने प्रोडक्शन करा, चलो यहाँ पर तो चलो 11 लाख टन आपने ले लिया। अब आप ये देखो 2.5 लाख हेक्टेयर में आप सिर्फ 8.8 लाख टन कर रहे हो, एक सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो गया प्रोडक्टिविटी में। अब प्रोडक्टिविटी कैसे निकालोगे? आपको अगर यील्ड निकालनी है कि पर लाख हेक्टेयर कितना यील्ड आ रही है, 1 हेक्टेयर से आप कितने बोरा गेहूं निकाल रहे हो, कैसे निकालोगे? ये जो आपका ये वाला फिगर है, इसको आप डिवाइड कर दो कितने एरिया में गेहूं लगाया है, कितना गेहूं हुआ, कितने एरिया में लगाया, तो 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन आ रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि आप ये देखो प्रोडक्टिविटी का इशू एक बहुत मेजर इशू है एमपी के एग्रीकल्चर में। कि आप यहाँ पर देखो, एक तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्या है, नर्मदा जी है, नर्मदा जी किनारे बहुत बढ़िया यील्ड आ गई, ठीक है। बट आप ये देखो ड्रास्टिक रिड्यूस इन प्रोडक्टिविटी आप, और ये तो टॉप 3 प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, और आप ये देखो प्रोडक्टिविटी एकदम सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गई है। आप नंबर निकालो, बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन मिलेगा। और अब मेरे को जैसे एक लेटेस्ट का डाटा, मेरे को 2005 का डाटा मिला ये वाला कंपैरिजन, तो इसलिए मैंने डाला नहीं। तो कंपैरिजन में ये था कि ऑल ओवर जो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वीट की और एमपी की प्रोडक्टिविटी, ऑल ओवर इंडिया की वीट की प्रोडक्टिविटी का करीब 50% ही प्रोडक्टिविटी है एमपी के वीट की। मतलब एमपी के किसी और एरियाज में जितना 2 हेक्टेयर में लोग गेहूं उगा लेंगे, उतना एमपी में हम 1 हेक्टेयर, जितना हम 1 हेक्टेयर में, जितना हम 2 हेक्टेयर में एमपी में गेहूं उगाते हैं, जितना हम 2 हेक्टेयर में एमपी में गेहूं उगाते हैं, अदर पार्ट ऑफ इंडिया या इंडिया का एवरेज उतना वो इंडियंस अदर अदर स्टेट में 1 हेक्टेयर में उगा लेते हैं, सीधे सीधे हाफ। मतलब एमपी की प्रोडक्टिविटी वीट के केस में इतनी कम है, इतना बड़ा एरिया है, अगर इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाए ना, अगर इंडिया के एवरेज पे आ जाए प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो फिर प्रोडक्टिविटी मतलब कि कितना आप, कितना आपका प्रोडक्ट, कितना आपका टोटल जो वो आया है प्रोडक्शन अपॉन कितने एरिया में आपने लगाया, तो प्रोडक्टिविटी निकल जाएगी। तो इतनी कम प्रोडक्टिविटी है। सोयाबीन के केस में भी यही है, ऑल ओवर इंडिया की करीब करीब 50-60% प्रोडक्टिविटी अपनी सोयाबीन की है,
तो प्रोडक्टिविटी हाई नहीं है हमारी, जिसके कारण इतना बड़ा एरिया डेडिकेट करने के बाद भी ना फार्मर की इनकम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है। भाई मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में 2018 के आसपास फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करा था, तो फायरिंग हो गई थी, 5-6 फार्मर्स की जान चली गई थी। दे आर ऑल्सो अपसेट बिकॉज ऑफ दिस फॉल इन प्राइजेस। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें अच्छी है, एरिया वाइज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट प्रोडक्टिविटी का इशू बहुत ज्यादा है। यहीं से आप देख लो, कहीं मत जाओ आप, ये 2020 का 21 का फिगर है और उसमें आप देखो क्या स्थिति है। दिस इज अकॉर्डिंग टू आरबीआई, अकॉर्डिंग टू आरबीआई 20-21 का फिगर है, क्योंकि उनकी साइट पे इसके बाद का डाटा है नहीं। ठीक है, 20-21 और 21-22 दो डाटा मिले, क्या है, या तो ये डाटा है 20-21 या 21-22। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ फसल का उन्होंने 21-22 का भी डाल दिया है और कुछ का 20-21 का डाला है, तो मिक्स है। आप कहने का मतलब ये है कि ये लेटेस्ट डाटा है आपका, इससे लेटेस्ट मुझे मिला नहीं कहीं। तो यू कैन कोट अकॉर्डिंग टू आरबीआई दिस डाटा, ईयर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब इतनी राम कथा मैंने सुनाई, इस राम कथा को सुनाने के पीछे मकसद क्या था मेरा? मकसद ये था, क्वेश्चन है, गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट एंड राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज इन एमपी। अब यू हैव टू टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट एंड राइस एरिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट एरियाज, आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि ये मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज है एमपी के, ठीक है, ये। उसके अलावा टॉप 3 व्हीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट आप ये दे सकते हो। तो टॉप 3 याद रखना, एक मोटा मोटा याद रखना कि 250 या 2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास की जमीन में खेती हो रही है, और करीब करीब 1000, मतलब कि कितना हो गया आपका, 10 लाख कुंटल के आसपास आपका प्रोडक्शन है। 10 लाख या 9 लाख कुंटल के आसपास हर डिस्ट्रिक्ट का एवरेज देख लो आप। तो एक ये फिगर आपके लिए हो जाएगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, यू हैव टू राइट दिस फिगर। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हाउ टू रिमेंबर दिस। तो आई थिंक बाय यहाँ आपको एक फायदा ये है कि यहाँ ना आपको सिर्फ जैसे एक व्हीट हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिनका आपको याद रखना है डाटा मेन, क्योंकि ये अपने एमपी की बैकबोन टाइप की हो गई। उसके अलावा एक पल्सेस का याद रख सकते हो, क्योंकि हम सेकंड है पल्सेस के प्रोडक्शन में, टोटल पल्सेस के प्रोडक्शन में। तो एक पल्सेस का आप देख लेना, इसके आसपास ही क्वेश्चन रहने वाला है। शुगर केन, हाँ, और एक शुगर केन, बस ये 4-5 क्रॉप्स है, उसमें आपका काम चल जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है ना अगली बार भी आपसे व्हीट और राइस ही पूछे, बट मैक्सिमम चांसेस है व्हीट और राइस और सोयाबीन, शुगर केन, पल्सेस, इनको पूछने की। क्यों? क्योंकि दीज आर द मेन कंपोनेंट्स। तो मैंने काम की डाले अपनी स्लाइड्स में, ज्यादा मैंने क्रॉप डाले भी नहीं है, ठीक है। तो गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट एंड राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज इन एमपी। व्हीट तो हमने देख लिया। अब सुनो, इसका आंसर करने के लिए भी क्या करना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना, ठीक है। बॉडी में फिर एक तरफ व्हीट के प्रोड्यूसिंग एरियाज लिखना, फिर राइस के लिखना, और फिर कंक्लूड करना एक छोटा सा कंक्लूजन देके कि हाँ भैया एमपी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एमपी इज सेकंड इन व्हीट प्रोडक्शन, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। अब आ जाओ राइस पे। राइस इज अ मेजर खरीफ क्रॉप, सभी को पता है, ठीक है। प्रोडक्शन एरियाज, प्रोडक्शन एंड एरिया, एरिया अंडर इट क्या है यार ये, हैव डिक्रीज्ड आफ्टर द सेपरेशन ऑफ स्टेट। क्या था आपको पता है, छत्तीसगढ़ में राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो जब तक छत्तीसगढ़ एमपी के साथ था, राइस में हम किंग टाइप के माने जाते थे। बस अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो फिर राइस का प्रोडक्शन काफी डिक्लाइन हो गया। तो आप 2020-21 का देखो, मेजर डाटा यही, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 22-21 44.1 लाख टन ऑफ राइस वाज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ 21 लाख हेक्टेयर। तो देखो व्हीट के अंदर में हमने 61 लाख हेक्टेयर में व्हीट लगाया, 21 लाख हेक्टेयर में हमने 2020-21 में क्या लगाया था, राइस लगाया था। तो 21 लाख हेक्टेयर में हमको 44 लाख टन प्रोडक्शन मिला है राइस का। मतलब एक हेक्टेयर से आपका कितना हो गया, एक हेक्टेयर से आप 2 टन लगा रहे हो, यही हुआ ना, एक हेक्टेयर में आप 2 टन, मतलब कि 20 बोरे। तो एक हेक्टेयर से आप 20 बोरे निकाल रहे हो राइस, एक हेक्टेयर से आप करीब करीब 20 बोरे, एक बोरा मतलब 100 किलो का, तो 20 बोरा मतलब कि 20 टन हो गया। तो अब एक हेक्टेयर मतलब करीब करीब 2.5 एकड़ के आसपास होता है, तो 2.5 एकड़ में सिर्फ आप 20 बोरे गेहूं निकालते हो, इतनी कम है प्रोडक्टिविटी। और अगर आप अगर आप इन स्टेट्स की बात करोगे, इवन यूपी, हरियाणा और पंजाब तरफ, तो ये प्रोडक्टिविटी 44, 45, 50 बोरे तक चली जाती है पर हेक्टेयर। और एमपी का देखो आप, मतलब ऑलमोस्ट 50% है हमारी नेशनल एवरेज से प्रोडक्टिविटी।
तो यहाँ पर मेहनत करनी है हमें। तो यहाँ पर काम आता है यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर। आगे हम पढ़ेंगे कि आप मॉडर्न टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। मॉडर्न इनपुट जो आपके हैं, इनपुट को आप मॉडर्नाइज करो, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर इनपुट आई थिंक इसी क्लास में स्टार्ट करेंगे, टाइम मिला तो आप मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करो। ओके, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक अगर टॉपिक आ जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो आपको लगता है ना एमपी में टेक्नोलॉजी यूज करने की बहुत जरूरत है एग्रीकल्चर में। क्यों? वन ऑफ द मेन रीजन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो हर फील्ड से, चाहे आपका सीड हो, इरिगेशन टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, आपका फाइनेंसेस हो, हर जगह जितने भी एग्रीकल्चर इनपुट है, आपको हर जगह अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करोगे ना, तो फिर ले दे के आप एक होलिस्टिकली प्रोडक्शन बढ़ा पाओगे। तो आगे की 2-3 क्लासेस में आपको यही डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना है हमें, ठीक है। दिस इज व्हाट इकोनॉमी एक्चुअली, दिस ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फैक्ट टेक तो ऐसा है, ज्योग्राफी में सब कवर हो जाएंगे ये वाले आपके। व्हाट आर द मेजर्स टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी? आगे की क्लासेस में वही पढ़ना है हमको पूरा। सम अप करेंगे, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम एग्रीकल्चर इनपुट्स देखेंगे और उसमें फिर देखते जाएंगे हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मेजर ड्रॉबैक आपको समझ में आ गया? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडिया एमपी एग्रीकल्चर? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एमपी एग्रीकल्चर? बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज, अब आप ये लिख देना, बालाघाट, मंडला, सीधी, शहडोल, बैतूल, रीवा, सतना, भिंड। तो बालाघाट वाले एरियाज में जो है, बालाघाट, मंडला, सीधी, इस तरफ ज्यादा उगता है राइस। और ऑर्गेनिक राइस भी है, देखो बालाघाट, मंडला, रायसेन, जबलपुर में, ठीक। तो दिस इज द एरिया। हाउ टू रिमेम्बर, याद कैसे रखोगे? बालाघाट तरफ ज्यादा है, मंडला, सीधी, सिवनी, कैसे याद रखोगे? बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अदरवाइज आपको ट्रिक अगर चाहिए तो फिर ये हर किसी की पर्सनल होती है ट्रिक्स, तो आप अपने हिसाब से देखना। बट दो ज्यादा राइस है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें एरियाज, तो आप हाँ बोल सकते हैं, जो बालाघाट वाला एरिया इस तरफ ज्यादा होता है ये। एक तो ये हो गया, तो 2-3 भी अगर याद है मेजर की, बालाघाट, मंडला याद है तो काम हो जाएगा आपको। और यहाँ पे ये वाली टेबल याद कर लो, बालाघाट, सिवनी और मंडला। तो देखो सबसे ज्यादा, अब आप ये देखो अंतर भी देखो, यहाँ पर कहने का मतलब ये, मैंने यहाँ फिगर क्यों डाला आपके लिए, यहाँ एग्जैक्ट फिगर भी इसलिए डाले हैं। आप ये देखो, बालाघाट में आप एरिया देखो अंडर राइस प्रोडक्शन 266,000 या 2.6 लाख हेक्टेयर, और सिवनी में 1.6 लाख हेक्टेयर, मतलब 1 लाख हेक्टेयर सीधे सीधे सिवनी डिस्ट्रिक्ट में कम हो गया, और मंडला में फिर और कम हो गया, ठीक है। और आप यील्ड देख लो, यील्ड लगभग लगभग वही आएगी, थोड़ी सी एमपी के एवरेज से ज्यादा है इनकी यील्ड, ठीक है। तो बालाघाट में 2.6 लाख में 6.6 लाख टन हो गया, यहाँ 1.6 लाख हेक्टेयर में 3.5 लाख टन, तो ये करीब करीब दुगना हो गया। यहाँ पर आप यील्ड देखो कितनी, यहाँ पर यील्ड फिर भी ठीक आई, करीब करीब 2.6 लाख हेक्टेयर में आपका 6.6 लाख टन आ गया। तो ये आपका ढाई ढाई गुना करीब हो गया ना। यहाँ पे आप सिर्फ दुगना हो रहा है, मतलब यहाँ पे आप 20 बोरे करीब निकाल रहे हो, एक हेक्टेयर में करीब 20 टन के आसपास प्रोडक्टिविटी है। बट आप बालाघाट की प्रोडक्टिविटी देखो, एमपी में सबसे अच्छी बालाघाट की है, 25-30 बोरे के आसपास आ रहा है, 30 बोरे के ऊपर जा रहा है पर हेक्टेयर, तो यहाँ ठीक है, ओके। मंडला ये, तो ये आपको अब उस क्वेश्चन में लिखना है 5 नंबर के में, इतनी माथा पच्ची करनी है। अब देखो मैंने इतना डिटेल में समझाया, आप जितना याद रह गया लिख दो यार, 5 नंबर का क्वेश्चन है। एटलीस्ट अगर एक एक ये डाटा भी लिख दोगे ना आप, तो आई थिंक मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए। कस्टमर केयर का कॉल था। अच्छा ये बताओ, ये समझ में तो आ रहा है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ज्यादा तो नहीं हो गया? एनालिसिस समझ रहे हो, है ना? ठीक है, क्या है? थोड़ा सा दिमाग पर लोड ले लो, अभी समझ लो, आगे के बहुत इजी हो जाएंगे, फिर आपको एग्रीकल्चर पूरा बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर यही यही रिपीट होना है और जीवन भर यही यही रिपीट होना है। आप आगे सिलेक्ट हो जाओगे, डिप्टी कलेक्टर बन गए आप, ठीक है, या नायब तहसीलदार इस टाइप से बन गए, आपको डील यही सब में करना है। यू विल बी इन चार्ज ऑफ दिस एरिया। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली दिक्कत कहाँ आ रही है और हाउ टू डील विथ इट। तो दिक्कत का अंदाजा अगर आपको लगाना है तो यू हैव टू एनालाइज द नंबर, दैट्स इट। नंबर एनालाइज करो तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि 17 लोग मिलेंगे, 17 अलग अलग बातें बोलेंगे आपसे,
हमारे यहाँ तो अच्छी पैदावार है, कम है, ये कोई भी किसान से पूछोगे वो रोता ही रहेगा, कुछ होता ही नहीं है उसके यहाँ। तो यू हैव टू बी एबल टू काउंटर देम कि हाँ भाई चलो ठीक है, एक्चुअली कोई सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, एक्चुअल स्थिति क्या है, वो डाटा ही बताएगा आपको। ओके, सभी को आ रहा है ना? ठीक है, हाँ कोशिश भी यही है कि आपको, ताकि आप समझ में आएगा, डाटा समझ में आएगा, इंटरप्रेट करना सीखोगे आप लोग डाटा को, तो आपको याद भी रख पाओगे डाटा, बिकॉज यू विल नो द इम्पोर्टेंस। अगर किसी चीज का महत्व आपको बता दिया जाए तो अब आपको थोड़ा लोड आएगा उसको याद रखने का, हाँ यार पढ़ते समय भी कि नहीं ये चीज जरूरी है। तो आई थिंक एवरीबडी इज कंफर्टेबल अप टू हियर नाउ। एक मेज भी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ये अभी तक आप देखो कोर्स फूड ग्रेन पढ़ रहे हैं हम, ये सब कोर्स फूड ग्रेन में आएंगे। आपका राइस हो गया, मेज हो गया, ज्वार बाजरा रागी वीट, ये टोटल फूड ग्रेन होगा। उसमें कोर्स फूड ग्रेन आपका जैसे मेज आपका एक कोर्स फूड ग्रेन है, मेज ज्वार बाजरा रागी, ये एक बहुत हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, बहुत कम कॉस्ट है आपकी, बहुत डीट टाइप के क्रॉप है, और फूड सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आंगन वांगनवाड़ी में भी आपने देखा होगा जो दलिया अलिया टाइप का जो बटता है, वो इन्हीं कोर्स फूड ग्रेन से अपन लोग मिलके बनाते हैं। और ये 2023 तो ईयर ऑफ मिलेट्स है अकॉर्डिंग टू किसने घोषित करा है मिलेट्स? नहीं, उड़ीसा नहीं। कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी ने डिक्लेयर करा है 2023 एज अ ईयर ऑफ मिलेट? कल बताया था मैंने, बताओ। यूनाइटेड नेशंस। और एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस की कौन सी एजेंसी? यूनिसेफ, वेरी गुड, यूनिसेफ। ठीक है, तो ये हो गया मिलेट्स। तो मिलेट्स में आपका, आगे बढ़ते हैं अपन। मिलेट्स में पर मेज नहीं आएगा एक्चुअली, मिलेट्स में ज्वार बाजरा रागी आएंगे ये वाले। अरे और एक मिनट, यूनिसेफ नहीं, यूएन ही था यार, यूएन की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर करा है। यूनिसेफ ने नहीं करा, यूनिसेफ ने नहीं, यूएन की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर करा है। यूएन की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर करा है ईयर ऑफ मिलेट। और क्या पूछा है? मिलिंग लेवी पॉलिसी। मिलिंग लेवी पॉलिसी, आई डोंट नो, कहाँ पढ़ा है आपने मिलिंग लेवी? किससे रिलेटेड है ये? किस? मिलिंग लेवी पॉलिसी, चलो देख के बताता हूँ, मेरे को पता नहीं है, कल बताता हूँ। आ जाओ मेज पे। अब मेज इज अ खरीफ क्रॉप। 18-19 का प्रोडक्शन देखो, 45 लाख टन वाज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ 12 लाख हेक्टेयर। मतलब आप यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़िया रही है, करीब करीब आपका 35 टन पर हेक्टेयर के आसपास प्रोडक्टिविटी है। देखो आप, राइस और वीट से तो काफी अच्छी है मेज की। ठीक है, 45 लाख टन आउट ऑफ 15 लाख टन। अब एक साल तो अच्छा हुआ, अगले साल प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई। ठीक, तो ये आपका एक जनरल ट्रेंड था 20। इसके बाद का एरिया आई डोंट हैव, आरबीआई की साइट पे भी नहीं है। ठीक है, अब मेजर एरियाज कौन से हैं मिलेट मेज के? मेज आपसे पूछा जा सकता है, एक थोड़ा सा मेज का एरिया देख लेना। अब धार, अब जैसे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आप देखना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो छिंदवाड़ा लिख देना। राइस और वीट का याद कर लोगे, छिंदवाड़ा में आपका काफी ज्यादा हाई प्रोडक्शन है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग छिंदवाड़ा। तो धार, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, ये वाला जो बेल्ट है, दीज आर द मेजर मेज प्रोड्यूसिंग एरियाज। ओके, तो ये देखो मैंने बोला ना, मेज के लिए छिंदवाड़ा आप लिख देना, छिंदवाड़ा, धार और झाबुआ। अब आप डिस्प्रोपोर्शनेट प्रोडक्शन भी है छिंदवाड़ा में, आप देखो एरिया, धार में देखो और झाबुआ में देखो। और
प्रोडक्टिविटी वाइज भी आप यहां पर देखो, छिंदवाड़ा की प्रोडक्टिविटी करीब करीब 50 टन, 50 टन के अप्रोक्स दिख रही है आपको, ये 50 टन के अप्रोक्स है पर एकड़, पर हेक्टेयर। बहुत हाई प्रोडक्शन हो गया भाई। मतलब कि 2.5 एकड़ में करीब आप 50 बोरे के ऊपर गेहूं निकाल रहे हो, ए सॉरी मेज। अ वेरी हाई प्रोडक्टिविटी। उसके बाद ये डिक्लाइन हो गई काफी। तो प्रोडक्टिविटी, यही आपको जनरल ट्रेंड ये दिखने ही वाला है प्रोडक्टिविटी का। ठीक है, ठीक है। प्राइस से रिलेटेड पता नहीं यार, मैं देख के बताऊंगा, मुझे नहीं पता मिलिंग लेवी। एक्चुअली टर्म भी पहली बार ही सुन रहा हूँ, मिलिंग लेवी। और ऐसी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर होती तो पता होती मेरे को, इतना तो मुझे भरोसा है अपने पे। ठीक है, तो डोंट लूज योर स्लीप ओवर मिलिंग लेवी पॉलिसी। तो ठीक है, ये नंबर याद रहेगा। एटलीस्ट छिंदवाड़ा का याद रखना। टॉप टॉप मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी छिंदवाड़ा। और ठीक है, लेटेस्ट डाटा यही है, इससे लेटेस्ट कुछ नहीं मिला अभी, तो अभी तक तो यही मान के चलना। अब ये आ गए आपके कोर्स मिलेट। ठीक है, ज्वार। ज्वार, इसको आप सोरगम भी बोलते हो। तो ज्वार इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ स्टेट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट वीट, वीट। वीट, फिर आपका सोयाबीन। ठीक है, फिर आपका राइस। ठीक है, इवन आप थर्ड तो राइस या मेज किसी को भी बोल सकते हो। मेज इज ऑल्सो बिकॉज सिग्निफिकेंट, वी हैव सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन मेज कल्टीवेशन। 45 टन के आसपास अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, बट राइस ज्यादा है। अब ये देखो, एमपी स्टैंड सेकंड इन प्रोडक्शन ऑफ ज्वार। ये लेटेस्ट डाटा है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 22-23। नहीं, और इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के बाद फिर मैंने क्या करा था, आरबीआई से उसको वो करा था, आरबीआई के डाटा से। तो ज्यादा मत लिखना इसमें, तो मत लिखना, यू कैन ओनली से आरबीआई। आरबीआई बोलोगे तो आई थिंक बेटर रहेगा, आरबीआई बोलो आप तो। फोर्थ इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ स्टेट। इट स्टैंड बोथ। हाँ, एक खासियत ये है कि ज्वार जो है ना, आप दोनों सीजन में लगा सकते हो, राबी और खरीफ दोनों में। ओके, अब 17-18 में देखो 6 लाख टन वॉज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ 8.3 लाख हेक्टेयर। अब आप ये देखो, मेज की आपने प्रोडक्टिविटी देखी थी, बहुत जबरदस्त थी। बट आप ज्वार की प्रोडक्टिविटी देखो, 6 लाख टन प्रोड्यूस हुआ है 8.3 लाख हेक्टेयर में। मतलब एक हेक्टेयर में आपके 10 बोरे भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी यहाँ भी लो है, बट फिर भी ठीक है यार, ज्यादा कॉस्ट नहीं आती इसको लगाने में, और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। और मेन बात यह है कि ये क्लाइमेटिक एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को ये लोग स्टैंड कर जाते हैं, वेट स्टैंड कर जाते हैं। तो एकदम ऐसा नहीं होता कि जरा जरा में ये डिसीज पकड़ लें, या पानी एकदम ना भी मिले, कम बहुत कम मिला तो भी ये मर जाए। प्रोडक्टिविटी दे जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो मेजर एरियाज कौन से? मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, बहुत सारे हैं। खनवा, गुना, विदिशा, शिवपुरी, ग्वालियर। और मेजर आपका बड़वानी, छिंदवाड़ा और खरगोन। छिंदवाड़ा तो आप लिखो हर जगह, मिलेट्स और ये कोर्स मिलेट्स वगैरह में। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है। 34,000 हेक्टेयर में 91,000 टन आया। 20 में 35। फिर भी आप ये देखो, करीब करीब यहाँ पर एमपी के एवरेज से तो ज्यादा ही दे रहे हैं। एमपी के एवरेज को अगर आप देखोगे तो एक एक हेक्टेयर में 7-8 बोरा का आ रहा है एवरेज। और यहाँ आप देखो 34,000 हेक्टेयर में 91, मतलब करीब करीब 25 बोरे के आसपास निकाल रहा है वो बड़वानी। और छिंदवाड़ा भी 1.5 टाइम्स निकाल रहा है जितने एरिया में आप बो रहे हो। तो यहाँ प्रोडक्टिविटी फिर भी एक्सेप्टेबल है, बट वहां और एमपी का एवरेज देखो आप तो कितना कम है। ये देखो आप, प्रोडक्शन 6 लाख टन आउट ऑफ 8.3 लाख हेक्टेयर। तो ये मेजर 3 डिस्ट्रिक्ट है, इनको बड़वानी, छिंदवाड़ा और खरगोन, 3 ही याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ बाजरा पे। तो बाजरा इज ऑल्सो खरीफ क्रॉप कल्टिवेटेड इन 2 लाख हेक्टेयर। ज्वार को आपने 6 लाख हेक्टेयर में करा था, अभी 2 लाख हेक्टेयर में आपने बाजरा लगाया। ठीक है, लास्ट ईयर, लास्ट मतलब कि जो लेटेस्ट डाटा था। अब मेजर एरियाज क्या है? शिवपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड। ये मेजर एरियाज है बाजरा के लिए। तो सबसे ज्यादा आप ये देखो, सबसे ज्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन मुरैना में, एंड 3.9 लाख टन, 1.35 लाख हेक्टेयर, 3.9 लाख टन प्रोडक्शन। भिंड में 46,000 हेक्टेयर और 130,000 टन प्रोडक्शन। और ये श्योपुर में, अब तो ये देखो यहाँ पर भी ये दिख रहा है ट्रेंड। तो देखा कितना ऑड इवन ट्रेंड है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी। आप हर एक, अगर अपन अभी तक ये देख रहे हैं, हर एक क्रॉप का कितना अलग अलग प्रोडक्टिविटी इशू आ रहा है। कि भाई एक जनरलाइज अगर आप देखने जाओगे ना, कि मैंने बोल दिया एमपी में वीट की प्रोडक्टिविटी लो है, या
एक जनरलाइज टर्म तो आ गया लो है, बट आप देखो लो में भी कितना ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। तो यहां पर ये है एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट वेयर यू हैव टू वर्क, कि भाई आप हर डिस्ट्रिक्ट की अगर आप इंप्रूव कर पाओ प्रोडक्टिविटी, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ uneven trend in this type of productivity. भाई you see मोरेना 135,000 या 1.3 लाख हेक्टेयर में 390, करीब करीब 3 टाइम्स 30 बोरे 30 बोरा के आसपास पर हेक्टेयर निकल रहा है। और यहाँ पर भी भिंड का एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हाई, भिंड का कितना हो गया, भिंड का भी इतना ही कुछ आ रहा है, 45 इंटू 3 करो 135 30 बोरे के आसपास। बट ये देखो आप उसके बाद थर्ड नंबर पे शिवपुर तो वेरी लो प्रोडक्टिविटी। अब पल्सेस, एमपी स्टैंड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, मतलब टोटल पल्स जितनी भी दाल है ना उन सबका अगर मिलके करोगे तो टोटल पल्सेस है ये, टोटल, ये याद रखना। एक मैं कैसे मिस कर गया है, एमपी स्टैंड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टोटल पल्स, ये वही वाला डाटा है जो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था, ठीक है। अब 2021 का देखो, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, जहां भी ये 2021 का फिगर लिखा दिख जाए ना समझ लेना आरबीआई से उठाया मैंने डाटा। 53 lakh ton was produced out of 40 lakh hectare. See, same, not much productivity. मेजर एरियाज क्या है, सेम, छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सिवनी बैतूल रायसेन। तो एक रायसेन भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है इसके प्रोडक्शन के लिए, छिंदवाड़ा नरसिंहपुर रायसेन। तो ये देखो आप छिंदवाड़ा नरसिंहपुर रायसेन, छिंदवाड़ा में आप ये देखो मोर देन ट्वाइस, मतलब 20-25 बोरे के आसपास आप एक हेक्टेयर से निकाल रहे हो। और यहाँ पर उसके बाद देखो आप फिर कम होती गई, यहाँ तो 15 बोरा के आसपास। ये रायसेन की आप प्रोडक्टिविटी देखो 8-9 बोरे निकल ही रहे हैं पर एकड़, पर हेक्टेयर सॉरी। तो आप याद रखना ये हेक्टेयर है, एकड़ नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा एकड़ में बात हो रही है, हेक्टेयर में बात हो रही है, एक ये भी है, वरना काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इस चीज को लेकर। हम डे टू डे लैंग्वेज में पर एकड़ बात करते हैं कोई भी चीज की, हाँ एक एकड़ में कितना होगा, बट यहाँ बात हो रही है पर हेक्टेयर की, ठीक है। तो दिस इज तो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग एरियाज ये हो गए। यार टाइम हो रहा है, एक काम करते हैं आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, तुअर हो गया। अब इसके बाद तो ग्राम और 2-3 क्रॉप और है, फिर हम एक एनालिसिस पे आएंगे, सोयाबीन देखेंगे, कॉटन, हाँ ठीक है। कल एनालिसिस, कल थोड़ा सा और इसके डीप में जाएंगे और फिर सिस्टमिक इश्यूज एग्रीकल्चर के एड्रेस करेंगे हम। तो एक होलिस्टिक पिक्चर आपके दिमाग में निकल के आ जाएगी कि व्हाट एक्चुअली स्टेट एग्रीकल्चर की क्या है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या टैकल करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, अब उसमें क्या और हो सकता है ये आप ऐड कर लोगे अपनी तरफ से। क्योंकि इन जनरल आपको ये पता है कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट डे टू डे क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट रहेगा, वो फिर आपको इजी हो जाएगा ऐड करना, कि कोई नई चीज आएगी तो यहाँ ऐड करते जाओ, कोई नया स्टेप ले रहा है गवर्नमेंट तो इश्यूज पता है तो आगे बढ़ते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। अभी आप लोग 5 मिनट का रेस्ट ले लो, क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हाँ 5 मिनट का रेस्ट लो, क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। यहां तक तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलो फिर 5 मिनट में मिलते हैं।